नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 इकाई 5 स्वराज की नींव के बारे में अभ्यास करेंगे। तो उसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा के हिसार पर प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 में दिल्ली आ गए थे। तब दिल्ली में रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हुए थे। विष्णु प्रभाकर ने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, स्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं प्राप्त की थी। और उसकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, सपनामयी, उपन्यास संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नवप्रभात, डॉक्टर, एक नाटक, प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि लिखे थे। तो विष्णु प्रभाकर की रचनाओं के प्रारंभ में स्वदेशी प्रेम की राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख दिखता है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद अपने आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र नाटक निर्देशक के पद पर कार्य किया गया था। ये प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव है। इसमें प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1957 में लक्ष्मीबाई ने त्याग संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव पत्थर है, जिसकी त्याग, तपस्या, बलिदान द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस और देश प्रेम के नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो मित्रों, हम अब इकाई की शुरुआत कहते हैं। तो ये पिक्चर के साथ आप समझेंगे कि ये स्वराज्य की नींव में क्या कहना चाहते हैं। तो चलो मित्रों, अब हम इकाई की शुरुआत करते हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। लक्ष्मीबाई: मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही सनमार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक तो सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूप घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि सपनों रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम से मशगूल हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाते हैं। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर: नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। जूही: कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई: मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती है कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही बोलती है: लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए मुझे तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना सफलता और असफलता की देन है।
हाथ में है, लेकिन नींव की पत्थर बनने में हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराया। शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव जैसी नारियों बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हम इसके पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना के अनुशासन में नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं पा रहे हैं। क्यों जानती हो क्यों? जूही जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुदर वहाँ प्रवेश करती है। मुदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बादा के नवाब सेनापति तात्या। जूही बोलती है। सहसा, नहीं मुदर, सेनापति नहीं। मुदर मुस्कुराती है। ओ समझी, तुम तो उसका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाना नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब तो अपने तन मन को स्वामी मानती है। फिर मुदर बोलती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उससे भी अधिक मैं महारानी और अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, मैं ठुकरा चुकी हूँ। मुदर शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कह चाहती थी कि जब तुम्हें उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने से पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाते तो आए थे, तो इसे उसको बुरी तरह दुत्कार दिया। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए कला को भी किसी को गले में फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझे ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठुकरा ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास से लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उसकी मदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या है? जूही, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुदर, और मैं भी तैयार हूँ। भाई साहब, चलो हम सब चलकर उसकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन को ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन को ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास के खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे की किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठती? मुदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएँ अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डू पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा देने होने से मैं उसे पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जानने तो मुड़ती है कि रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही काँपकर, क्या पेशवा की सेना हार गई?
लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपकी सूचना देने के लिए आया था। जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही, बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से बोलती है, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डू के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी ने? जूही, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यंग्य व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है, अच्छा, लेकिन मुदर का प्रवेश। मुदर, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या बोलता है, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा। जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभालो, नूपुर की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रंगभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी, आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना है कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिले सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मनों के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन करता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या, भाई साहब, आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं भी तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगी या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगी। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभकर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो यह हमारी इकाई पूर्ण होती है। बाय मित्रों।